हेलो स्टूडेंट, तो आज हम फ्रिक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सवाल हल करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम फ्रिक्शन का टॉपिक के ऊपर पूरा डिटेल से खुल के बात किए थे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, एंगल ऑफ रिपोज, बहुत डिटेल से हम फ्रिक्शन चैप्टर को पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में पूरा बारीकी से समझ चुके हैं। उन वीडियो को नहीं देखे तो जाकर एक बार देख लीजिए ताकि एक बेसिक आइडिया हो सके फ्रिक्शन को लेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज है, तो मैं रिकमेंड करूंगा एक बार जाके जरूर देखिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो सेशन में हम प्रीवियस ईयर IIT JEE में जो सवाल पूछा गया है, साथ ही साथ NCERT का कुछ सवाल को यहाँ पर हम अप्रोच करेंगे। इससे बेसिक आइडिया हो जाएगा, उसके बाद आप अपने बुक से सवालों को अप्रोच कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, इफ एंगल ऑफ रिपोज इज 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिपोज हमें 45 डिग्री दिया है। एंगल ऑफ रिपोज हमें कितना दिया है? 45 डिग्री दिया गया है। चलो दिया गया है। और गिवन एंगल कितना है? गिवन एंगल यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है। सारा क्वेश्चन एक ही है। गिवन एंगल हमें दिया है थीटा 30 डिग्री गिवन एंगल है। और एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज का मतलब समझते हैं ना कि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन, बॉडी मोशन में नहीं है, जस्ट अबाउट टू मोशन। इस केस को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा, अब हम जान रहे हैं कि गिवन एंगल क्या है? लेस देन है एंगल ऑफ रिपोज से। तुम्हारा डायग्राम में जो एंगल दिया गया है ना, ये छोटी है एंगल ऑफ रिपोज से। देखो एंगल ऑफ रिपोज 45 डिग्री और गिवन एंगल 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिपोज अगर ज़्यादा है गिवन एंगल से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम्हारा बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, क्वेश्चन पूछा है हमसे। तो जब गिवन एंगल ना एंगल ऑफ रिपोज से लेस होती है तो आपकी जो बॉडी होती है ये रेस्ट में होती है। कैसी होती है? रेस्ट में। बॉडी कैसी है? रेस्ट में। अच्छा, बॉडी रेस्ट में तो बोला गया कि कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, हमें तो मालूम है अगर बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे वो फ्रिक्शन फोर्स हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलो और यही जाके हमारा क्या बनेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडजस्ट कर लेंगे ना अपने हिसाब से, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना होगा? ये तो एकदम कन्फर्म है भाई, बॉडी रुकी हुई है ना, रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। हो गया, एक्सेलरेशन यही बता दिया। बस मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना है। और बॉडी इधर खिसक रही होगी इधर, तो इधर फोर्स कितना है? चलो निकालते हैं। इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है। एम मास का ऑब्जेक्ट रखा गया है, कंपोनेंट बना लेंगे। ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। हम अच्छे से बनाना सीख चुके हैं, तो आपको आना चाहिए सारा डिटेल्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? mg cos 30, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास? mg sin 30। ठीक है, अब सोचो ना, बॉडी नीचे आना चाह रही ना, बॉडी नीचे आना चाह रही, बॉडी देखो ना, खुद सोचो, बॉडी नीचे आना चाह रही मोशन में, या सुनो, तो फ्रिक्शन फोर्स इसका अपोजिट काम करेगा ना, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा, इधर फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? इस सरफेस इधर, मोशन के अपोजिट एफ लिमिटिंग, ठीक है ना, लगेगा। चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमें मालूम है एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू इंटू नॉर्मल होगा। अच्छा, म्यू एस, इसकी वैल्यू हमें मालूम है क्या? नहीं मालूम। कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमें मालूम है कि एंगल ऑफ जो रिपोज होता है, एंगल ऑफ रिपोज का जो टेंजेंट होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट के इक्वल होता है ना, होता है। यहाँ से हम स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट अप कर देंगे। एंगल ऑफ रिपोज हमें 45 डिग्री दिया गया है, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 1 मिल गए। tan 45 डिग्री इज 1, तो यहाँ पर हम 1 पुट अप कर देंगे इनटू नॉर्मल रिएक्शन। देखो भाई, बॉडी रेस्ट में है, जस्ट अबाउट टू मोशन, बॉडी रेस्ट में, क्या रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos 30। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? mg cos 30, यहाँ पर पुट अप कर देंगे mg cos 30, तो हो जाएगा mg
cos 30 F लिमिटिंग। मास हमें नहीं गिवन है तो m रहेगा। g की वैल्यू हम कितना पुट अप कर देंगे 9.8 समथिंग 10 पुट अप कर देंगे। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। इस पूरे को सॉल्व कर देंगे तो हमें मिलेगा 8.66 न्यूटन। कितना मिलेगा 8.66 न्यूटन मिलेगा। तो यहाँ पर एफ लिमिटिंग कितना मिला हमें 8.66 न्यूटन मिला एफ लिमिटिंग, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 8.66 न्यूटन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू मिला 8.66 न्यूटन मिला। ठीक है, मतलब बॉडी इधर खिसक रही है ना, तो बॉडी को इधर खिसकाने वाली फोर्स कौन है mg sin 30, यही ना mg sin 30। तो कंफर्म है mg sin 30 की वैल्यू एफ लिमिटिंग से क्या मिलेगा लेस मिलेगा, कम मिलेगा, तभी बॉडी रेस्ट में है ना, है। कितना मिलेगा अभी चलो कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा mg sin 30 इज इक्वल टू m, g की वैल्यू हो जाएगी 10 और sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो हमें मिले 2 5 जा 10 5m। कितना मिला 5m। यहाँ पर m भी था भाई, m भी था ना, ये m मास ना गलती से इतना न्यूटन, m भी था ना, यहाँ पर m लिखना भूल गया था। कितना आया इधर, कितना फोर्स लग रहा है 5m, m बॉडी का मास हमें नहीं मालूम। अब सोचो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 8.66 m है और यहाँ पर जो बॉडी नीचे में जाना चाह रही है तो नीचे में बॉडी को ले जाने वाला फोर्स कितना है 5। कितना है 5, यस और नो। तो बॉडी क्या है रेस्ट में है। तो कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स, हम फ्रिक्शन फोर्स क्या कर दिए कैलकुलेट कर दिए। कितना है 8.66 न्यूटन आया। और एक्सेलरेशन कितना है, बॉडी रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है 0 है। ठीक है ना, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, यहाँ पर तो बॉडी नीचे जाना चाह रही है 5m से, लेकिन नीचे नहीं जा पा रही है नीचे, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा 5m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगला सवाल। यहाँ पर क्वेश्चन पूरा वही है, बस एंगल ऑफ रिपोज 45 के प्लेस में यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज 37 डिग्री है और यहाँ पर गिवन एंगल जो डायग्राम में है ये 45 डिग्री है। गिवन एंगल कितना है यहाँ पर 45 डिग्री है। कंपोनेंट वही सारा चीज रहेगा, सारा क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा गिवन एंगल जो है ये ज़्यादा है एंगल ऑफ रिपोज से। एंगल ऑफ रिपोज 37 डिग्री और आपका गिवन एंगल 45 डिग्री। और हमें मालूम है अगर गिवन एंगल ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिपोज से तो इस कंडीशन में बॉडी मोशन में आ जाएगी। किस में आ जाएगी बॉडी, ये बॉडी मोशन में आ गई है और बॉडी मोशन में आ गई तो बॉडी पर जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो फ्रिक्शन फोर्स और कोई नहीं जाना पहचाना काइनेटिक फ्रिक्शन ही होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन है यानी कि बॉडी मोशन में है तो बॉडी में एक्सेलरेशन आ चुका है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी हमें फाइंड करके दिखाना पड़ेगा। इतनी बात हम पहले सीख चुके थे। चलो बॉडी मोशन में है, काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे। चलो ठीक है, तो इधर बॉडी में काइनेटिक फ्रिक्शन करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमें मालूम है क्या हो जाएगा, देखो म्यू के इंटू नॉर्मल। ठीक, नॉर्मल की वैल्यू कितना है, देखो नॉर्मल इक्वल टू एम जी कॉस 45। तो नॉर्मल के प्लेस में हो जाएगा एम जी कॉस 45। तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी हम कैलकुलेट कर लिए और ये क्या था एम जी साइन 45 है ना। अब बॉडी देखो भाई, बॉडी मोशन में है ना, है तो ये वाली फोर्स ज़्यादा होगी कि काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है, खुद बताओ। मोशन में आ गई है तो ये वाली जो फोर्स है ज़्यादा है, तभी तो बॉडी मोशन में आ गई। काइनेटिक फ्रिक्शन जितना चाहे रोकने की कोशिश किया तो ये फोर्स ज़्यादा है, एम जी साइन थीटा ज़्यादा है एम जी साइन 45 माइनस एफ के इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। होगा ना, होगा। बॉडी अब एक्सेलरेट हो चुकी है, ये फोर्स मैक्सिमम है ना, तो इस फोर्स में हम इस फोर्स को क्या किए माइनस किए और नेट फोर्स किस डायरेक्शन में, इधर बॉडी को ले जा रहा है तो बड़ी वाली फोर्स माइनस
छोटी वाली फोर्स, ये फोर्स है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, किसके एक्सीलरेशन, बॉडी का। एफ के की वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो एम जी साइन 45 माइनस एफ के की वैल्यू देखो कितना है, म्यू के एम जी कॉस 45, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मास से मास कॉमन निकाल के कटिंग कर देना, तो हमें मिलेगा जी, कॉमन निकाल के कटिंग कर देना इसको, जी साइन 45 म्यू के कॉस 45 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लिए और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर ले। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको टैकल करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डायग्राम दिया गया है और यहाँ पर हमें ना म्यू की वैल्यू दिया गया है। देखो म्यू है ना, म्यू इसी को आप ना स्टैटिक फ्रिक्शन और इसी को आप काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट के प्लेस पर यूज कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन हमें म्यू एस और म्यू के ना लिख के दोनों के प्लेस में ना म्यू लिख के दे देगा, तो कंफ्यूजन मत होना, यही आपका म्यू एस की तरह काम करेगा और यही आपका म्यू के की तरह काम करेगा। आप अपने अकॉर्डिंग दोनों को म्यू एस म्यू के जब चाहे तब सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एंगल दिया गया, गिवन एंगल 53 डिग्री, एम मास का ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ है। क्वेश्चन सिंपल है, फाइंड करना है हमें बॉडी रेस्ट में होगी, ये बॉडी इस इंक्लाइन प्लेन में मोशन में होगी। सेकंड नंबर पर आपको फाइंड करना है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है। अगर बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, बॉडी रेस्ट में है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। उसके बाद मोशन में होगी बॉडी तो एक्सेलरेशन कितना है इसको बताना पड़ेगा। रेस्ट में होगी तो एक्सेलरेशन तो लिख देंगे भैया 0 होगी, 0, ठीक है। एक बात बता रहा हूँ, जब भी ना इंक्लाइन प्लेन का सवाल आता है और आपको एंगल ऑफ रिपोज नहीं दिया होता है, तो सबसे पहले रेस्ट और मोशन तो हमें तभी पता चलेगा जब एंगल ऑफ रिपोज पता चलेगा। क्या पता चलेगा, एंगल ऑफ रिपोज। ये तो डायग्राम में दिया भैया, ये एंगल ऑफ रिपोज नहीं होता, ये गिवन एंगल होता है। क्या होता है, गिवन एंगल। और एंगल ऑफ रिपोज मालूम चलेगा तभी गिवन एंगल से कंपेयर करेंगे, तभी बताएंगे बॉडी रेस्ट में है और बॉडी मोशन में है। एक बार रेस्ट और मोशन बता देंगे तो कौन सा फ्रिक्शन बॉडी पर एक्ट कर रहा है ये निकालना आसान हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लेंगे। तो एंगल ऑफ रिपोज पहले निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको आइडिया दिया होगा कैसे निकालेंगे। और एंगल ऑफ रिपोज कभी कभी डायरेक्ट लिख के देता है और कभी कभी नहीं देता, तो हमें ना अपना पहले वाला फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। हम पढ़े थे ना, एंगल ऑफ रिपोज का जो टेंजेंट होता है ये म्यू के इक्वल होता है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, वहाँ पर हम म्यू एस लिखे थे स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और यहाँ पर म्यू है तो यहाँ पर म्यू ही लिखेंगे, अभी तो बोला था। चलो ठीक है, tan थीटा आर एंगल ऑफ रिपोज यही निकालना है, उसके बाद गिवन एंगल से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक। म्यू की वैल्यू 0.75 है, कितना है 0.75। 0.75 को आप 3/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3/4। जब 3/4 करोगे ना तो 0.75 आपको मिलेगा। अच्छा देखो, ये वाला ट्रायंगल आपको याद रखने पड़ेंगे, बार बार बताया हूँ, 5 4 3 ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल का ट्रिपलेट है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भूमिका अदा करेगा। 3/4 की वैल्यू निकालना है यहाँ पर। देखो tan 37, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और बेस हमारे पास कितना है 4। अपने से कैसा ट्रायंगल बना लिए भाई, जब भी 3/4 का केस आता है ना तो समझ जाना 3 4 5 का ट्रायंगल आपको यूज करना पड़ेगा। बार बार बताया हूँ, 3 के सामने वाला 37, 4 के सामने वाली एंगल 53 और ये हो जाएगा 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम यूज किए हैं, ठीक है। चलो, तो एंगल ऑफ रिपोज कितना मिलेगा हमें, देखो तो 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 37 लिख सकते हैं ना। तो 3/4 को क्या लिख सकते हैं हम, tan 37। तो एंगल ऑफ रिपोज हमें कितना मिलेगा 37 डिग्री। देखो एंगल ऑफ रिपोज बता दिया। अब देखो भैया, गिवन एंगल तुम्हारे पास 53 डिग्री है और एंगल ऑफ रिपोज 37 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं भैया कि गिवन एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज।
गिवन एंगल ज्यादा है, कितना भाई 53, और एंगल ऑफ रिपोज कितना है 37। गिवन एंगल ज्यादा है एंगल ऑफ रिपोज से, इसका मतलब क्या समझे हम, इसका मतलब हम ये समझे कि बॉडी मोशन में आ गई। बॉडी किस में आ गई, बॉडी मोशन में है। अब बॉडी मोशन में आ गई यानी कि बॉडी पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे आप भैया, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे। बता देना मोस्ट, हमारा बॉडी मोशन में है, फ्रिक्शन फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है यहाँ पर, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो चलो निकालते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है भैया म्यू इंटू नॉर्मल, है ना, है म्यू इंटू नॉर्मल। इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू 0.75। 0.75 को क्या लिख सकते हो 3/4, और नॉर्मल यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। या सुनो कंपोनेंट बनाना तो भैया आप अच्छे से सिखाए थे, चलो कंपोनेंट बना लो। तो हो जाएगा mg cos 53, नीचे वाला cos में, इधर वाला साइन में, इधर वाला साइन में, तो हो जाएगा mg sin 53, ठीक। और इधर कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है हमारे पास, काइनेटिक फ्रिक्शन, बॉडी मोशन में आ रही है, इधर काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है। नॉर्मल किसके इक्वल है हमारे पास, mg cos 53 के, होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना। देखो नॉर्मल mg cos 53 की इक्वल हो जाएगा, तो नॉर्मल हो जाएगा mg cos 53, हो गया। तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन भी हम कैलकुलेट कर लिए, हो गया। चाहो तो आप g की वैल्यू रख सकते हो, cos 53 की वैल्यू रख सकते हो, आपकी मर्जी, रख देते हैं, अगर बोल रहे हो तो रख देते हैं। 3/4 m, g की वैल्यू पुट अप करेंगे 10, और cos 53 इस डायग्राम से निकाल लो। cos 53 यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेनिस। 53 की बात हो रही है तो जिस एंगल की बात होती है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा हमारे पास बेस। तो बेस यहाँ हो जाएगा 3 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5। तो cos 53 की वैल्यू हो गई 3/5। चलो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 9/2, और ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे, cos 53 की वैल्यू निकालना था हमको, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, जिस भी एंगल की बात होती है सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारे पास बेस, और ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस। 3/5, तो यहाँ पर 3/5 किए, 5 2 जा 10 किए, 2 2 जा 4 किए, तो 3 3 जा 9 हो गया, और डिवाइड में 2 इंटू m। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हम फाइंड आउट कर लिए। चलो फ्रिक्शन फोर्स निकाले, अब एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन निकालना है, निकाल लेते हैं भैया, सब मिटा रहा हूँ ना सारा चीज़। 9/2 m रखेंगे। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस फार्मूले से मैं एक्सेलरेशन निकाल लूंगा। तो मुझे F नेट चाहिए, F नेट कहाँ है, बॉडी नीचे जा रही है, तो mg sin 53 वाली फोर्स बड़ी होगी, तभी बॉडी नीचे खिसक रही होगी, और ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है काइनेटिक वाली, तो ये फोर्स बड़ी है। तो F नेट कैसे निकालेंगे, mg sin 53 माइनस इधर वाला काइनेटिक F के, ये हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, हो गया, देखो हो गया। तो पुटअप कर देंगे वैल्यू m, g की वैल्यू कितना पुटअप कर देंगे 10, sin 53 यहाँ से निकाल लेंगे, sin 53 यहाँ से निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो sin 53 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जिस एंगल की बात होती है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है और हाइपोटेनस हमारे पास 5 है, तो हो जाएगा 4/5 माइनस एफ के की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड आउट किए हैं बेहतरीन तरीके से, 9/2 m इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। चलो मास से मास कैंसिल करा देंगे कॉमन निकाल के, तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 10 × 4/5 माइनस 9/2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक।
इधर m दोनों से कॉमन निकाल लेंगे, इधर के m से कट कर देंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना और इस प्रकार से आपने एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया।